Hello and welcome everyone to Calculus of Variations. This is the first lecture of this series और इसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस और कैलकुलस में क्या डिफरेंस है, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है और ये सब्जेक्ट कैसे करके एग्जिस्टेंस में आया था, तो उसकी एक छोटी सी स्टोरी भी है, तो वो चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। सपोज हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि दो पॉइंट हमारे पास, सपोज एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। मैं बोलूं कि इनके बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करनी है, तो वो ऑब्वियसली क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन जो होगी इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने वाली, वो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये हम आसानी से कैलकुलस से भी पता लगा सकते हैं कि दो पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ये, बट इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया हमने। हमको यहाँ पे सपोज मान लेते हैं पाथ यही है, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एक बॉल है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे एक बॉल है, बॉल या बीड कुछ कह लो। तो यहाँ से ये बॉल जो है ये स्लाइड कर रहा है, इसके ऊपर स्लाइड करेगा तो ये रोल होते हुए इसके ऊपर जाएगा, नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में जाएगा और पॉइंट बी पे पहुंच जाएगा एक टाइम पे। ठीक है, ये पॉइंट बी पे पहुंच जाएगा। तो हमको क्या करना है कि ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मान लेते हैं इन दोनों के बॉल और ये जो सरफेस है यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है, मीन्स इनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। जैसे हमने बॉल को छोड़ा तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि इसमें ग्रेविटी भी काम कर रही है ना, ग्रेविटी के वजह से ये नीचे की तरफ जाएगा ये। तो ये ग्रेविटी क्योंकि इसको नीचे को पुल कर रही है, इसीलिए ये स्लाइड होकर यहाँ पे जा रहा है। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये जो है, ये बॉल जो है सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रही है और इसको पॉइंट बी पे पहुंचना है। तो क्वेश्चन ये है हमारे पास कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, इज इट द पाथ कि जहां पे ये बॉल सबसे ज्यादा कम टाइम ले बी पॉइंट में पहुंचने में। क्या होगा अगर मैं ऐसा मान लेते हैं, ये ऐसा पाथ बना दूं, ऐसा ये। तो अगर कोई भी, अगर हम किसी भी इंसान से अगर हम पूछें कि इन दोनों में से क्या लगता है कि मैं इस बॉल को यहां से जब छोड़ूंगा, तो एक पाथ तो मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन वाला है, दूसरा पाथ मैं मान लेता हूँ स्ट्रेट लाइन को हटा देता हूँ। अब मेरे पास ये पाथ है कौन सा, अब मेरे पास है जो पिंक कलर में है। तो जैसे मैं इसको छोड़ूंगा यहाँ से तो ये बॉल इसके ऊपर गिरेगी और इसी इसी करके यहाँ पे पहुंच जाएगी स्लाइड करते हुए, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। तो जैसे ही ये इसको बॉल को ड्रॉप करेंगे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा बहुत जल्दी, और कम टाइम में ये यहाँ पे पहुंच जाएगा और उससे इतना मोमेंटम गेन कर लेगा कि ये बॉल जल्दी से यहाँ पे पहुंच जाएगी, बजाय स्ट्रेट लाइन से। ये जो स्ट्रेट लाइन है इससे ज़्यादा जल्दी, वो हमें कॉमन सेंस पे बता रहा है इस चीज़ को कि स्ट्रेट लाइन से ज़्यादा जल्दी ये वाला कर्व जो है, इससे हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंच जाएंगे, है ना। ये ये जो है ये एक कर्व है। तो तो प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम का स्टेटमेंट ये था कि हमको मिनिमम टाइम जिस पाथ में लगे वो पाथ कैलकुलेट करना है, वो फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द पाथ, व्हाट इज द कर्व, कौन सा कर्व होगा जो मिनिमम टाइम लगे, जो बॉल टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच फ्रॉम ए टू बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचने में ऐसा कौन सा पाथ होगा, व्हाट इज द पाथ, व्हाट इज द पाथ, कौन सा पाथ होगा कि जिसमें मिनिमम टाइम लगेगा बॉल को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचने में। हमको इसको, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी हो रहा है। ठीक है, ये जो पॉइंट दोनों ए एंड बी है ये डिफरेंट लेवल पे हैं, डिफरेंट हाइट पे हैं और अलाइंड नहीं है, मीन्स ये एक ही लाइन पे नहीं है, दोनों के दोनों वो अलग अलग है, और जैसे कि इसमें दिख भी रहा है ग्राफ में। तो हमने एक बॉल को यहाँ से छोड़ना है पॉइंट ए से और ये पॉइंट बी पे पहुंचने में व्हाट इज द मिनिमम टाइम टेकन बाय दिस बॉल टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ये जो प्रॉब्लम है ये जोहान बर्नौली एक मैथमेटिशियन है, जोहान बर्नौली, इसका नाम सुना भी होगा आप लोगों ने। 1696 में ये इन्होंने ये प्रॉब्लम को सोचा और इसका सॉल्यूशन निकाला, और उन्होंने सॉल्यूशन किसी को बताया नहीं, वो सॉल्यूशन उन्होंने अपने पास सीक्रेट रखा। और उन्होंने वो क्या करा कि उस समय जो रिनोन्ड मैथमेटिशियंस थे, बड़े बड़े मैथमेटिशियंस, उनके सामने ये ओपन प्रॉब्लम रख दी कि आप लोग इसका सॉल्यूशन ढूंढो। तो बहुत सारे जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें टाइम इन्वेस्ट किया, बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, बहुत सारे लोगों से उसका सॉल्यूशन नहीं निकला।
बहुत सारे लोगों से नहीं निकला उसका सॉल्यूशन, मीन्स कि वो कर्व फाइंड आउट नहीं कर पाए, मतलब वो कौन सा कर्व होगा बट जिससे मिनिमम टाइम लगे फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो अ, उसके बाद क्या हुआ कि जो ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ ऑल टाइम, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन जो है ऑफ ऑल टाइम, कौन है? आइजैक न्यूटन। तो न्यूटन के पास जब ये प्रॉब्लम आई तो न्यूटन ने उसको एक ही रात में सॉल्व कर दिया, जो उन्होंने देखा, और एक ही रात में उसका सॉल्यूशन लेके बर्नौली को भेज दिया कि दिस इज माय सॉल्यूशन। और जब उन्होंने सॉल्यूशन देखा तो वो बिल्कुल वही सॉल्यूशन था। सॉल्यूशन का मेथड अलग था बट जो आंसर आया, रिजल्ट आया, जो कर्व की क्वेश्चन आई, वो वही थी जो बर्नौली के पास थी, जो बर्नौली ने निकाला था। इनका अप्रोच अलग था, न्यूटन का अप्रोच अलग था, बट आंसर दोनों का सेम आया। तो आंसर दोनों का सेम आया तो बर्नौली काफी इंप्रेस हो गए न्यूटन से, और फिर इस प्रॉब्लम को धीरे धीरे, इस प्रॉब्लम को इन्होंने नाम दिया, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं प्राचिस्टो क्रोन प्रॉब्लम। प्राचिस्टो क्रोन प्रॉब्लम, ठीक है। प्राचिस्टो क्रोन प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम का नाम है। ये न्यूटन ने इनका सॉल्यूशन निकाला था, जॉन बर्नौली ने इनका सॉल्यूशन निकाला था, और फिर लेटर ऑन ऑयलर, लैग्रैंज, इन लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा मॉडिफाई किया, और जो भी जो मैंने ऊपर इक्वेशन दिखाई थी वो ऑयलर लैग्रैंज इक्वेशन है। फिर इसको और ज़्यादा जनरलाइज किया गया और देखा कि इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है इंजीनियरिंग में, बहुत ज़्यादा बहुत सारे फील्ड मैथमेटिक्स की, वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है इस सब्जेक्ट का। ये एक सिंपल एक इस प्रॉब्लम से सॉल्व हुआ था। और ये जो कर्व है, ये कर्व कौन सा था? वो है एक साइक्लॉइड की क्वेश्चन आती है। साइक्लॉइड क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। एक साइक्लॉइड क्या होता है, साइक्लॉइड कैसे बनता है मीन्स, तो एक साइक्लॉइड की एक इक्वेशन आई थी, मतलब साइक्लॉइड इस कर्व का नाम है जो इसका सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। इसको हम इन्वर्टेड साइक्लॉइड भी बोल सकते हैं, साइक्लॉइड बोल सकते हैं। साइक्लॉइड क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं, एक शॉर्ट में हम बताते हैं, जैसे मान लेते हैं कि सरफेस हमारे पास, यहाँ पे एक हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल है, इस सर्कल के सॉरी सर्कमफेरेंस पे मैंने एक फिक्स पॉइंट ले लिया ए, ये पॉइंट ए। और मैं इस ये मान लेते हैं ये जो सर्कल है ये एक किसी गाड़ी का टायर है ये, ठीक है, जैसे स्पोक होता है, ये स्पोक है, इसमें किसी गाड़ी का टायर है, इस पे मैंने एक पॉइंट ए फिक्स कर दिया। और ये अब ये रोल हो रहा है इस सरफेस के ऊपर, ये घूम रहा है, तो ये घूमते घूमते आगे कुछ जाता जाएगा, जाता जाएगा। तो ये जो पॉइंट है, हमें इस पॉइंट ए को ट्रैक करना है, तो ये धीरे धीरे नीचे आएगा, नीचे आएगा, यहाँ पे टच होएगा ये पॉइंट, और फिर ये ऐसे करके जाएगा यूं 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 करके, मतलब ये इस टाइप से, ये जो पॉइंट ए का पाथ हमें ट्रैक करना है कि यहाँ पे टच करेगा, फिर ये जब सर्कल रोल करके ऊपर की तरफ जाएगा तो ये इस टाइप से बनेगा यूं यूं करके। और ये तो ये एक जनरली हम देखें तो ये इस टाइप का एक कर्व बनता है, जो साइक्लॉइड होता है। साइक्लॉइड इस टाइप से एक होता है कर्व, ठीक है। ये जो पाथ है, इस पॉइंट ए का लोकस अगर हम देखें जब ये सर्कल रोल करेगा, तो वो है। तो इस ब्रांचिस्टो-क्रोन प्रॉब्लम की वजह से एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, उसको हम नाम दे देते हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। तो हम पहले देखते हैं कि कैलकुलस और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा कैलकुलस। कैलकुलस में हम क्या करते हैं? कैलकुलस में वी फाइंड द वेरिएबल एक्स दैट मिनिमाइजेस द फंक्शन एफ एक्स, मतलब वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स दैट मिनिमाइज और मैक्सिमाइज द फंक्शन, मैक्सिमाइज एफ एक्स। चलो देखिए, तो फंक्शन एफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स को जो मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करे, ऐसा एक वेरिएबल, मतलब ऐसे वेरिएबल की ऐसी वैल्यू हमें फाइंड आउट करते हैं हम कैलकुलस में। और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में हम क्या करते हैं? अब हम दोबारा से लिखते हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में हम क्या करते हैं? हम एक फंक्शन फाइंड आउट करते हैं, फाइंड द फंक्शन एफ एक्स, फाइंड द फंक्शन एफ एक्स या वाई एक्स मान लेते हैं, वाई एक्स दैट दैट मिनिमाइज और मैक्सिमाइज द फंक्शनल
जे ऑफ वाई, ऐसे इस टाइप से इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, अब देखो फंक्शनल क्या होता है, इसको हम देखते हैं कि फंक्शनल क्या होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक टर्म आया फंक्शनल, तो अब सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं फंक्शनल क्या होगा। फंक्शनल, जैसे हम जब हम कोई फंक्शन पढ़ते हैं तो फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन में एक डोमेन होती है, एक रेंज होती है। तो रेंज जनरल रियल, क्योंकि हम रियल फंक्शंस पढ़ते हैं तो रियल नंबर उसकी रेंज होती है। और डोमेन उसका कुछ भी हो सकता है, अगर आर से आर में फंक्शन है तो हम उसमें कुछ ना कुछ एक वेरिएबल है। जैसे यहाँ पे फंक्शन है वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो यहाँ पे फंक्शन है मान लेते हैं एफ एक्स, तो इसमें एक्स क्या है, इनपुट एक वेरिएबल है ये। ठीक है, और कैलकुलेट करके y हमें एक रियल नंबर मिलेगा, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x। फंक्शनल में क्या होता है, फंक्शनल इज डिफाइंड एज, मतलब फंक्शनल एक फंक्शन ऑफ फंक्शंस है। फंक्शन का फंक्शन मतलब उसकी इनपुट भी क्या होगा, ये फंक्शन होगा। तो हम इसको जनरली हम ऐसे बोल सकते हैं कि मैपिंग है, दिस इज अ मैपिंग आई या जे, जे फ्रॉम ओमेगा टू आर। अब ये जो ओमेगा है, ये है सेट ऑफ फंक्शंस, सेट ऑफ फंक्शंस। इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शनल के अंदर फंक्शन डालते हैं और हमको रियल नंबर देता है वो, ये तो रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर, तो दैट मीन्स क्या हो गया कि इसका डोमेन जो है, डोमेन क्या हो गया इसका फंक्शनल का डोमेन, डोमेन हो गया सेट ऑफ फंक्शंस, सेट ऑफ फंक्शंस। ये इसका, हम इसके अंदर फंक्शन डालेंगे और हमको एक रियल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर कौन से फंक्शंस आएंगे, वाई जो क्या हो, ट्वाइस कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शंस हो। ठीक है, मतलब इसके अंदर वाई बिलोंग्स टू ओमेगा वो आएंगे, जो क्या हो बिलोंग, वो क्या है, ये y बिलोंग्स टू ओमेगा वाले फंक्शंस आएंगे इसके अंदर, सच दैट ये y क्या हो, y बिलोंग्स टू सी टू ए बी, सी टू फंक्शन है ये। ठीक है, सी टू का मतलब है ट्वाइस डिफरेंशिएबल, ट्वाइस कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल, ट्वाइस कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये तो इसको हम बोलते हैं कि एक, ये एक फंक्शनल है, और फंक्शनल का जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है उसको हम एक्सट्रीमल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एक्सट्रीमल, एक्सट्रीमल। तो ये क्या होगा, मतलब हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं, मैक्सिमाइज और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शनल, नहीं एक्सट्रीमल तो वो होता है जो वो मैक्सिमम, वो सॉरी इसको इस तरीके से लिखना चाहिए हमें कि एक्सट्रीमल क्या है, एक्सट्रीमल इज द कर्व फॉर विच एफ एक्स, एक्सट्रीमल क्या होगा, एक्सट्रीमल को हम डिफाइन करते हैं अ फंक्शन फॉर विच द फंक्शनल इज आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम। तो ऐसा एक फंक्शन जिसके लिए फंक्शनल क्या हो, मैक्सिमम या मिनिमल होए, उसको हम बोलते हैं कि दिस इज द फंक्शन, मतलब ये एक्सट्रीमल है उस फंक्शनल का। ठीक है, तो वो उसका एक्सट्रीमल हो गया। तो ये जो चीज़ें थी, इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है इंजीनियरिंग में, बहुत बहुत अलग अलग ब्रांच, सिविल इंजीनियरिंग में, जहाँ पे क्या है, बहुत सारे अलग अलग डोमेन से चीज़ें आती हैं अलग अलग। तो अब हम वो एप्लीकेशन पार्ट पे भी हम नहीं जा रहे फिलहाल। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि ऑयलर लैग्रेंज इक्वेशन क्या है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, जो हमने थंबनेल में भी लगा रखा था, ऑयलर लैग्रेंज कंडीशन या इक्वेशन। ठीक है, ऑयलर लैग्रेंज इक्वेशन, ऑयलर लैग्रेंज इक्वेशन क्या क्या है, मान लेते हैं हमारे पास एक गिवन फंक्शनल है, गिवन फंक्शनल, ये इंटीग्रल की फॉर्म में ही होता है हमेशा, आई या जे मान के चलो, चलो आई ऑफ वाई एक्स, ठीक है, इक्वल टू एक्स वन टू एक्स टू एफ ऑफ एक्स वाई एंड वाई डैश एंड डी एक्स। ये क्या है, दिस इज
और इसमें इसमें इनिशियल कंडीशंस भी गिवन होती है, y एट एक्स नॉट इक्वल टू सपोज y1 एंड y एट x2 इज इक्वल टू y2। ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है इन पे फंक्शन क्या होता है, बाउंड्री कंडीशंस गिवन होती है। तो तो ऑयलर लैग्रेंज इक्वेशन क्या है, दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट condition for y yx to be extremal is that, मतलब एक्सट्रीमल क्या होता है, एक्सट्रीमल एक फंक्शन होता है, ये एक्सट्रीमल बोल रहे हैं हम इसको। ये यहाँ पर ये जो है दिस इज y, जिसपे जो चीज़ हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, मतलब इस फंक्शनल के जरिए जिसको हम एक्सट्रीमाइज कर रहे हैं, एक्सट्रीमल निकाल रहे हैं, उसके लिए जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है वो क्या है, इज दैट एफ एक्स वाई वाई डैश satisfies द कंडीशन जिसको हम ऑयलर लैग्रेंज इक्वेशन बोलते हैं। वो क्या कंडीशन है, वो कंडीशन है ये, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के बाद ये जो एफ तो क्योंकि हमें गिवन है इंटीग्रल के साथ ही, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिलेगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है। हमको क्या मिलेगी, हमेशा एक मिलेगी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन निकालना है, और वो मिलेगी y के मतलब वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा उससे, क्योंकि हमें एक ये बाउंड्री कंडीशंस भी गिवन है, इनको यूज करके हमें एक्सट्रीमल मिल जाएगा, वो कर्व मिल जाएगा जिसकी वजह से ये फंक्शन क्या है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हो रहा है, तो वो कर्व हमें मिल जाएगा। तो हम फॉर एग्जांपल एक छोटा सा करके देखते हैं। एक क्वेश्चन हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं। क्वेश्चन आया, फाइंड द एक्सट्रीमल फॉर सपोज ये गिवन है आई वाई एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी 12xy प्लस वाई डैश स्क्वायर। वाई डैश का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ऑब्वियस है वो तो। वाई डैश यहाँ पे क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास ये गिवन है कि इस कर्व का एक्सट्रीमल निकालना है, ठीक है, एक्सट्रीमल निकालना। तो एक्सट्रीमल में हमको एक कर्व फाइंड आउट करना है जिसमें ये इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हो सके, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड वाई एक्स निकालना में, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश ये जो गिवन है दैट इज 12xy प्लस वाई डैश स्क्वायर, ये गिवन है। तो हम ऑयलर लैग्रेंज इक्वेशन जो है हमारे पास, ऑयलर ऑयलर लैग्रेंज इक्वेशन क्या कहती है, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू 0। तो डेल एफ बाई डेल वाई करेंगे, इसको वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्योंकि इसमें तो है नहीं, तो 12xy का 12x बच जाएगा, खाली 12x माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इसमें कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ इसी में आ रहा है, तो वाई डैश हो जाएगा 2y डैश बस इक्वल टू 0, ठीक है। तो आएगा 12x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डैश का मतलब है डी बाई डी एक्स, और उसका एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई डबल डैश हो जाएगा इक्वल टू 0, है ना, वाई डबल डैश। इनको 2 कॉमन लेके उधर कैंसिल हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वाई डबल डैश इक्वल टू, इसको राइट साइड जाएंगे 6x हो जाएगा। वाई डबल डैश का मतलब है d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू 6x।
तो इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 6x हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। अब प्लस एक कांस्टेंट आएगा c1 किसका, इंटीग्रेशन का। तो फिर एक बार और करेंगे इंटीग्रेट इसको, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू ये आ जाएगा x का क्यूब प्लस c1x प्लस c2। तो ये जो कर्व निकला हमारा, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और ये जो क्यूबिक इक्वेशन है, दिस इज द एक्सट्रीमल। ये क्या है, एक्सट्रीमल है। अब क्योंकि इसमें कोई बाउंड्री कंडीशन नहीं गिवन थी, मतलब इसके साथ में कोई कंडीशन नहीं थी। अगर कंडीशन होती है तो हम इसमें इसमें दोनों कंडीशन लगा के C1 और C2 कैलकुलेट करेंगे तो हमें एक यूनिक कर्व मिल जाएगा। अभी ये फैमिली ऑफ कर्व मिला है जिसमें दो पैरामीटर है C1 एंड C2। तो अगर हमें एक पर्टिकुलरली कर्व दिया जाता कि इसमें ये बाउंड्री कंडीशंस के साथ है, तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा, उससे हमें मिल जाएगा कि म, एकदम वो मिल जाएगा, हमें परफेक्ट कर्व मिल जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन ये भी हमारे पास, फॉर एग्जांपल 0 to पाई, इसमें हमें बाउंड्री कंडीशंस की बने कि वाई जीरो एंड वाई पाई इक्वल टू जीरो। मीन्स वाई की वैल्यू जीरो पे और पाई पे, दोनों पे वाई की वैल्यू कितनी है, जीरो आ रही है। तो इसका सोल्यूशन करेंगे। इसका सोल्यूशन कैसा होगा, देखो हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, सोल्यूशन जो एक्सट्रीमल जिसको हमें कैलकुलेट करना है, एफ एक्स वाई वाई डैश, दैट इज 4y कॉस एक्स प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको हम वही ऑयलर लेग्रेंज इक्वेशन में रखेंगे। तो उसके लिए ऑयलर लेग्रेंज इक्वेशन में डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू ज़ीरो। तो जब इसको डेल एफ बाई डेल वाई करेंगे, इसको वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4y, ये आ जाएगा 4 cos x, और एक यहाँ पे माइनस 2y। ठीक है, इसको y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया है। तो 2y क्योंकि दोनों जगह आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो y का करा तो y1 हो गया 4 cos x, इसका करा तो 2y हो गया। ठीक है, माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश, इसका जीरो हो जाएगा, इसका भी जीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2y डैश। ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो। ठीक हो गया। अब ये आ गया 4 cos x माइनस 2y, और ये आ जाएगा 2y डबल डैश इक्वल टू ज़ीरो। अब ये इसको राइट साइड लेके जाएंगे, या इन दोनों को राइट साइड लेके जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन के बाद ये बन जाएगा आपका y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 2 cos x। ऐसा हो गया y डबल डैश। इसको अगर हम उस तरीके से लिखें जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में इस टाइप से आएगा d2y बाई dx2 प्लस वाई इक्वल टू 2 cos x। अब ये सिंपल वैसे वाला फंक्शन हो गया कि जिसका हम CF और PI निकालते हैं। तो ये ऐसा बनेगा, देखो डी स्क्वायर प्लस 1 y इक्वल टू 2 cos x। तो CF कैलकुलेट करेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकलता है, इसको लिख देंगे हम m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो m इससे आ गया प्लस माइनस आयोटा। तो जब प्लस माइनस आयोटा, तो प्लस माइनस आयोटा आ गया, तो इससे क्या निकलता है, तो CF इससे निकला C1 cos x C1 cos x प्लस C2 sin x, ये आ गया। तो दैट मीन्स ये तो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब PI निकालेंगे हम साथ साथ। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलता है 1/d² प्लस 1, और यहाँ पे है 2 cos x, ये हो गया। तो अब क्योंकि d² की जगह पे अगर हम -1 का स्क्वायर रखेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ऊपर x से मल्टीप्लाई नीचे डिफरेंशिएट। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे डिफरेंशिएट करेंगे तो 2d आ जाएगा। ये हम डिफरेंशियल इक्वेशन जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे चीज़ डिस्कस करते हैं। 2 से 2 कैंसिल, 1/t का मीन्स होता है इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। ठीक है, तो आ जाएगा x sin x। ठीक है, तो ये आ गया, मतलब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हुआ क्या 1/t, 1/t मतलब होता है इंटीग्रेशन।
तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स होता है साइन एक्स, और ये एक्स ये है, तो ये आ गया हमारे पास पी आई। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन होगा इसका, सॉल्यूशन जो लिखा जाएगा y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ का मतलब है y इक्वल टू सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। अब क्योंकि इसमें इसमें बाउंड्री कंडीशंस भी गिवन थी, y जीरो एंड y पाई पे दोनों पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? जीरो है। तो y जीरो रखेंगे तो y ऑफ जीरो, दैट मीन्स इसकी वैल्यू जीरो आ रही है। तो उससे क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे रखेंगे जीरो इक्वल टू सी वन कॉस जीरो होता है वन, साइन जीरो जीरो, तो ये जीरो आ गया। तो सी वन की वैल्यू कितनी आ गई? जीरो आ गई। सी वन की वैल्यू जीरो आ गई। वाई पाई पे भी साइन की वैल्यू जीरो है, और वाई एट पाई इक्वल टू जीरो। तो वाई पाई इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे कॉस एक्स होता है माइनस वन, साइन दोनों जीरो, तो उससे फिर से सी वन की जीरो आ जाएगी। दैट मीन सी टू की हमें कोई वैल्यू नहीं मिल पा रही है। तो इसका जो एक्सट्रीमल है वो ये हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू सी टू, यही दोनों बच जाएंगे सिर्फ। तो सी टू और प्लस एक्स हम लिखते हैं सी टू प्लस एक्स, और बाहर से साइन एक्स। तो इसमें सी टू क्या है? सी टू इज आर्बिट्ररी, दैट मीन्स एक एक्सट्रीमल ना मिलके हमको क्या मिल रहा है? फैमिली ऑफ एक्सट्रीमल मिल रहा है। तो ये क्या हो गया? ये एक्सट्रीमल हो गया। तो ये ऑयलर लैग्रेंज इक्वेशन का यूज हो रहा है क्या चीज कैलकुलेट करने में? फंक्शन का एक्सट्रीमल कैलकुलेट करने में। ठीक हो गया। तो अब जैसे एक, चलो हम एक प्रॉब्लम और करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये गिवन है कि क्वेश्चन ये है कि आई ऑफ वाई एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी थ्री एक्स प्लस अंडर रूट वाई डैश डी एक्स। कोई बाउंड्री कंडीशन नहीं गिवन है सपोज हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास अब सॉल्यूशन निकालना है इसका। तो एफ एक्स वाई वाई डैश वो जो है गिवन है वो है थ्री एक्स प्लस, इसको वाई डैश टू द पावर वन बाई टू, ऐसा लिख लेते हैं, वन बाई टू। ऑयलर लैग्रेंज इक्वेशन के अकॉर्डिंग डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू जीरो। ये है। तो डेल वाई तो इसमें है नहीं, वाई की कोई टर्म नहीं, तो जीरो हो गया, माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ये, तो एक्स इसका तो पहले वाले टर्म का जीरो हो गया। रूट वाई डैश का होता है वन अपॉन टू रूट वाई डैश, कितना होएगा? इक्वल टू जीरो। ये हो गया। तो ये आ रहा है डी अपॉन डी एक्स ऑफ वन अपॉन टू को हम कॉमन ले लेंगे, उधर जीरो हो जाएगा, तो वन अपॉन रूट वाई इक्वल टू जीरो। तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा है, तो डी मतलब ये आ जाएगा वन अपॉन रूट वाई डैश है, ठीक है, वो रूट वाई डैश इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी वन के इक्वल हो जाएगा, कॉन्स्टेंट के इक्वल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल कर देंगे, तो दैट मीन्स इसको कांस्टेंट लिख देते हैं, चलो अभी हम कांस्टेंट, और y डैश रेसिप्रोकल ले लेंगे और स्क्वायर कर देंगे, तो ये जो कांस्टेंट आया उसको c1 मान लेता हूँ मैं। तो y डैश इक्वल टू c1 है, तो दैट मीन्स y कितना हो गया? c1x प्लस c2। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से ये छोटे 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 क्वेश्चन हैं, ये कई बार एग्जाम में आते हैं। सिंपल एक क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ दिस कर्व, कि व्हाट इज द एक्सट्रीमल ऑफ दिस कर्व, लीनियर होगा कि क्वाड्रेटिक होगा, इस टाइप से भी पूछा जा सकता है। तो लीनियर होगा या क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया या पीरियोडिक फंक्शन होगा, कुछ भी इस टाइप के चार ऑप्शन आ सकते हैं। तो अब दिख रहा है हमें कि इसका हमने एक्सट्रीमल कैलकुलेट करा, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन या फैमिली ऑफ पैराबोलाज, इस टाइप के ऑप्शन भी आ सकते हैं एग्जाम्पल में। जैसे इससे पहले वाले का ये एक, ये क्या है? ये फंक्शन आया, ये तो चलो एक्स भी है इसमें, साइन एक्स भी है, और इससे पहले वाला कैलकुलेटर था ये कि क्यूबिक आया था। तो इस टाइप के मतलब डायरेक्ट सॉल्यूशन ना लिख के वो कभी कभी क्यूबिक क्वाड्रेटिक इस टाइप की चीज़ों में भी खेल सकते हैं। तो ये भी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। एक और फॉर्म होती है ऑयलर लैग्रेंज इक्वेशन की, उस चीज़ को हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम आ, एक और टॉपिक हम देख लेते हैं, जैसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं मीन्स ना। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इस एक आइसोपेरिमेट्रिक प्रॉब्लम होती है उसको डिस्कस करेंगे,
और एक लैग्रेंज ऑयलर लैग्रेंज इक्वेशन की दूसरी फॉर्म भी होती है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इसकी दूसरी फॉर्म क्या है ऑयलर लैग्रेंज इक्वेशन की, तो वो हमें देख के ही हमें कैलकुलेट करनी है, या हमें देख के वो हमें याद होना चाहिए पहली बात तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द कर्व ए टू बी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y डैश डी एक्स। ठीक है, ये है। तो हमारे पास फंक्शनल तो यही है, एफ एक्स वाई वाई डैश ये है। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूले में रखते हैं डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी वाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू जीरो। तो डेल एफ बाई डेल वाई निकालेंगे तो इसका वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो आ जाएगा 2y माइनस डी बाई डी एक्स, वाई डैश के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3y डैश का हो जाएगा 3, है ना, ये हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो ये जाएगा 2y माइनस इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3 का, तो जीरो हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो 2y इक्वल टू जीरो, तो दैट मीन्स y इक्वल टू जीरो। तो इसका सिंपल यही एक्सट्रीमल आ गया कि y इक्वल टू जीरो इज द, मतलब इसका यही एक्सट्रीमल आ गया। ठीक है, y इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया। अब जैसे मान लेते हैं एक 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 और है छोटा सा क्वेश्चन ऐसी है, ए टू बी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश एंड डी एक्स, ये। तो इसमें भी हम डेल एफ बाई डेल वाई निकालेंगे, तो डेल एफ बाई डेल वाई क्या हो जाएगा 2y माइनस डी वाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो आ जाएगा 2y एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x इक्वल टू जीरो। तो 2 से 2 कैंसिल, y इक्वल टू एक्स। तो इसमें ना कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आई, दोनों में अपने आप ही हमारे पास क्या आ गया, क्योंकि y डैश में क्या था, ये y डैश में लीनियर था, y डैश में लीनियर है तो y डैश की टर्म डिफरेंशिएट करने पे दोनों में जो y डैश की टर्म ही नहीं रहेगी, मतलब डिफरेंशिएशन की टर्म ही नहीं है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ से बनेगी फिर। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, ये डायरेक्ट इसका सोल्यूशन हमें मिल गया। हर बार इतना सिंपल सिंपल हुआ ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी कोई क्वेश्चन टफ भी हो सकता है जो हमें कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होए। कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होए मीन्स कि थोड़ा सा उसको डिफरेंशिएट करना, फिर बाद में उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई बहुत टफ टाइप की, और फिर उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम और उससे उसका सॉल्यूशन ना निकल पाए, इस टाइप की चीज़ हो सकती है। ठीक है, बट ऐसा क्वेश्चन कम ही आते हैं एग्जाम में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से ये देखा जाता है, चेक किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि हमको, मतलब स्टूडेंट को जो एग्ज़ाम दे रहा है उसको इस चीज़ का कंसेप्ट का नॉलेज है या नहीं, कंसेप्चुअल नॉलेज है या नहीं है। ठीक है, तो अगर उसको होता है तो वो सिंपल क्वेश्चन से भी टेस्ट किया जा सकता है। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन देख के उसको इतना टाइम उसका वेस्ट किया जाए, ये ज़्यादा, उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि उसको कोई एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाए। तो उसके लिए ये छोटे 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 क्वेश्चंस हैं, अभी और भी हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन मान लेते हैं एक ये है, 0 to 1 एक्स वाई डैश प्लस वाई डैश स्क्वायर डी एक्स वाई जीरो इक्वल टू जीरो वाई वन इक्वल टू वन। डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी वाई डी एक्स जो कंडीशन है ऑयलर लैग्रेंज इक्वेशन, डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू जीरो। तो डेल एफ बाई डेल वाई है तो इसमें वाई तो है नहीं, मतलब सॉरी हाँ वाई की टर्म तो इसमें है नहीं, तो जीरो हो गया, माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश। तो वाई डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा पहले यहाँ पे एक्स बचेगा, इस वाले टर्म में जब वाई डैश के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस 2y डैश इक्वल टू ज़ीरो। तो 1 + 2y डैश, मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स का हो जाएगा 1 + 2y डबल डैश इक्वल टू जीरो। ठीक है, माइनस क्योंकि यहाँ जीरो है तो कोई उधर की तरफ चला गया, वो तो नेगेटिव साइन हट गया। देन उसके बाद क्या होगा, y डबल डैश इक्वल टू -1/2, ये हो गया। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे तो यह आ जाएगा -1/2 एक्स, या माइनस
x/2 प्लस c1, एक बार और करेंगे तो यह आ जाएगा -x² / 4 प्लस c1x प्लस c2। ये हो गया, ठीक हो गया। अब क्या है, अब इसके बाद इसमें हमें C1 और C2 कैलकुलेट करना है। तो C1 C2 के लिए हमें इनिशियल कंडीशन गिवन थी, y0 पे कितना गिवन है, y0 पे 0 है एंड y1 पे 1 है। y0 पे 0 है एंड y1 पे इक्वल टू 1 है। तो y0 पे 0 है तो इसमें 0 रखेंगे x की वैल्यू, तो C2 की वैल्यू 0 आ जाएगी उससे, है ना। यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, ये भी 0 है तो C2 0 आ गया। अब y1 पे 1 है तो जब x की वैल्यू, क्योंकि अब C2 तो 0 हो चुका है तो ये इसको तो छोड़ दो। अब y1 पे 1 है तो दैट मीन्स 1 इक्वल टू -1/4 प्लस c1। तो ये आ गया 1 - 1/4 यानी कि 3/4। तो c1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4 आ गया, प्लस आएगा, सॉरी सॉरी 5/4 आ जाएगा। ये इधर आएगा ना, तो 1 + 1/4 तो दैट मीन्स 5/4। तो c1 की वैल्यू दैट मीन्स हमारा जो एक्सट्रीमल निकला फाइनली वो कितना निकला, y इज इक्वल टू -x² / 4 प्लस c1x। c1x का मतलब है 5x/4। तो ये हमारा एक्सट्रीमल निकल गया इस फंक्शन के लिए। अब इसमें कोई पैरामीटर नहीं है क्योंकि बाउंड्री कंडीशन गिवन थी, उससे हमें जो C1 और C2 जो कांस्टेंट है उन दोनों की वैल्यू निकल गई। तो ये एक पर्टिकुलर कर्व हो गया जो एक्सट्रीमल है इस फंक्शन के लिए। तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में क्या डिफरेंस है, कैलकुलस में हम फंक्शंस, कैलकुलस में कैलकुलस में और कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस में, कैलकुलस में हम फंक्शंस को हम मैक्सिमाइज मिनिमाइज करते हैं, इसमें हम फंक्शनल को करते हैं, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन है आता है मींस कैलकुलस में जब हम एक वेरिएबल की एक वैल्यू आती है, वैल्यू मतलब एक वैल्यू आती है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल मतलब एक्स, ठीक है। एक्स की कुछ वैल्यू आएगी, जैसे कि हमें निकालना है कि हम्म, इस किस पॉइंट पे ये फंक्शन मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा, तो एक एक्स की एक वैल्यू निकालते हैं। इसमें क्या आता है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, इसमें क्या आता है, फंक्शन आता है। फंक्शन यह है ना, ये देखो, ये इसमें यहाँ पे ये फंक्शन आया है, इसमें ये फंक्शन आया, इसमें ये फंक्शन आया, हर किसी में अलग अलग फंक्शन आ रहा है। इसमें लीनियर आ रहा है, आ, इसमें कुछ और फंक्शन आया, तो हर किसी पे एक्सट्रीमल जो आता है, मतलब इसका एक्सट्रीमल हमेशा क्या होगा, एक वेरिएबल की वैल्यू होगी, इसका एक्सट्रीमल हमेशा क्या होगा, एक फंक्शन होगा। तो ये कैलकुलस और कैलकुलस वेरिएशन में डिफरेंस है। तो इसका जो डोमेन है, इसका डोमेन होता है सेट ऑफ फंक्शंस। फंक्शनल का जो डोमेन है दैट इज सेट ऑफ फंक्शंस। तो फंक्शंस से और स्पेस आर में, फंक्शन से स्पेस आर में ये मैपिंग है, और उसी का हमें क्या निकालना होता है, एक्सट्रीमल निकालना है। दैट मीन्स हमें एक ऐसा फंक्शन निकालना उसमें से जो मैक्सिमम या मिनिमम हो, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में एक आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम है, फिर हम धीरे धीरे देखेंगे कि उसी में आगे चल के और भी इसके अभी बहुत सारे वेरिएशंस हैं, और फिर बहुत कुछ है अभी इस टॉपिक में, ठीक है। तो हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे, तो जल्दी जल्दी ये अ, हम इसको आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।